जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अभी तक हम लोगों ने सिंगल फेज एसी और साथ में आरएलसी सर्किट के साथ बिहेवियर, साथ साथ में हमने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस ये देख लिया था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिंगल फेज के आगे स्टार्ट करते हैं थ्री फेज। देखिए, नेटवर्क थ्योरम्स भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, केवीएल, केसीएल, ये सारा कुछ बेसिक ये हम सब लोगों ने कर लिया था, सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्री फेज। देखिए, इसके न्यूमेरिकल की चिंता मत कीजिएगा, न्यूमेरिकल आपका कराऊंगा मैं थोड़ा इस थ्री फेज के बाद, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है आपका। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल ही होंगे धड़ाधड़, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, थ्री फेज एसी। या इसी को बोलते हैं पॉलीफेज। पॉली का मतलब बहुत सारे, ठीक। पॉलीफेज का एक सब ग्रुप है थ्री फेज एसी। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पूरा इंडस्ट्री, पूरा जो आपका दैनिक जीवन का काम चलेगा, उनमें केवल और केवल दो ही टाइप के सिस्टम आप पढ़ेंगे। एक होगा सिंगल फेज और दूसरा होगा थ्री फेज। फेज को डिनोट करते हैं फाई से, तो यहाँ 1 फाई भी लिखा होगा और यहाँ पर 3 फाई है, 3-फाई, तो ये थ्री फेज है। क्यों हम सिंगल फेज से थ्री फेज में आए, क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि थ्री फेज सिस्टम हमने यूज किया। देखिए, सिंगल फेज एसी का जैसे एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जैसे सिंगल फेज एसी जनरेट होती है, ठीक उसी प्रकार थ्री फेज एसी जनरेट होगी। बस अंतर क्या है कि सिंगल फेज एसी जनरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखते हैं और इसी कॉइल को रोटेट कर देते हैं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। और जो वोल्टेज जनरेट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड को जब ये कॉइल कट करती है, तो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो होता है सिंगल फेज एसी, कुछ इस तरीके से। अब इसी एक कॉइल की बजाय हम क्या ले लें, 3 कॉइल। तो थ्री फेज एसी का जनरेशन का क्या मेथड है कि सारा कुछ सेम है, एन और एस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपकी 3 कॉइल रखी हैं। कुछ इस तरीके से ये 3 कॉइल है, 3 कॉइल हैं और ये रोटेट कर रही हैं। सपोज मैं मान लेता हूं फर्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं आर फेज, ये मान लेते हूं वाई फेज, और ये मान लेता हूं बी फेज, आर वाई और बी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर आपको देखने में तो लग रहा है कि इन तीनों कॉइल के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा है, देखिए जो आंखों से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एंगल। क्या अंतर होता है ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपके फर्स्ट ईयर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आंखों से दिखे वो मैकेनिकल एंगल है, और जो वेव फॉर्म में दिखे यहाँ पर वो होता है इलेक्ट्रिकल एंगल। इलेक्ट्रिकल एंगल की बात चर्चा हम बाद में करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर जान करके ये क्या हैरानी हो रही है कि यहाँ पर तीनों कॉइल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री आपको दिख रहा है वो क्या है, मैकेनिकल एंगल, या इसी को बोलते हैं मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, जो भी आपसे कहा जाए। तो 3 कॉइल हैं, तीनों को रोटेट कर देंगे एक साथ, और जो वोल्टेज जनरेट होगा वो होगा थ्री फेज एसी। थ्री फेज एसी में खास बात क्या होती है, अगर मैं सिंगल फेज एसी का इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखता था, E इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी या कास ओमेगा टी, यही लिखता था। यहां पर 3 है, तो 3 में क्या है, अगर मैं आर फेज को रेफरेंस मानूं
तो ई आर इज इक्वल टू लिखूंगा ई एम साइन ओमेगा टी, वाई वाले को लिखूंगा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 120 डिग्री है ये इलेक्ट्रिकल है। कहाँ से आया, क्यों आया, वो बाद की कहानी है। अभी के लिए आपका कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आप इसको ध्यान में रखिए कि 120 डिग्री का मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों एंगल मिलता है थ्री फेज में। मैकेनिकल वो है जो दिख रहा है, जो वेव फॉर्म में डिनोट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एंगल है। ठीक है, इससे और इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ब्लू फेज में ई एम इज इक्वल टू ओ ई बी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। चाहे इसको प्लस 120 लिख दीजिए या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस 240। ठीक, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक वोल्टेज को रेफरेंस मानूं आर को, तो एक इससे 120 डिग्री लैग करेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, और एक 120 डिग्री लीड करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ये ई वाई है, ये ई बी है। आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा कि किसी भी वोल्टेज को फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बताए थे। ये जो लाइन की लेंथ होती है ये इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करती है। ठीक है, ये चूंकि फेजर है, फेजर एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट करना है, लेकिन वेक्टर और फेजर में डिफरेंस होता है। ठीक, कहानी समझ में आ गई। तो थ्री फेज जनरेशन के लिए सिंगल फेज जैसे एसी जनरेट होती है उसी तरह की तीन आइडेंटिकल कॉइल लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसका एरिया, सब कुछ बराबर होता है। इसी वजह से सभी में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वोल्टेज सेम है, अदरवाइज ये अलग अलग होते। अगर अलग अलग होते तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। अगर सेम होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम। ठीक, चलिए अब देखिए कि हम सिंगल फेज सिस्टम हमारे पास था तो थ्री फेज में हम गए क्यों, पॉलीफेज सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहां पर लिखिएगा एडवांटेज ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज। सिंगल फेज एसी की होने के बावजूद थ्री फेज एसी में जाने के कुछ ना कुछ फायदे होंगे। वो फायदे क्या हैं? पहला फायदा ये है, आपको कांस्टेंट पावर मिलता है। जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो सिंगल फेज पावर होती है, सिंगल फेज एसी से जो पावर मिलती है वो नेचर में पल्सेटिंग होती है। क्या होती है? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब पल्स के रूप में मिलेगी, कंटिन्यूअस पावर आपको मिलेगी नहीं। और जब आपको पावर का डायग्राम बता रहे थे, जैसे आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, तो उसमें आपको बताए थे कि पावर कैसे मिल रही है। नेचर में क्या मिलती थी? पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब ठीक वैसे ही कि जैसे एक मिनट में 50 बार वो रोटेट, 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो 50 बार पॉजिटिव साइकिल आएगी और 50 बार ही निगेटिव साइकिल आएगी। तो रोटर को ये चाहेगा कि 50 बार हम पॉजिटिव एक डायरेक्शन में घुमा दें क्लॉकवाइज में, और 50 बार निगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें। तो रोटर इतना भारी होगा कि ना तो एक मिनट में 50 बार क्लॉकवाइज घूमेगा, ना एक मिनट में 50 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वो इनर्शिया के कारण स्टेशनरी रहेगा। यही कारण है कि सिंगल फेज मशीन कभी भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। जैसे आपके घर का पंखा हुआ, आपके घर की टुल्लू की मोटर हुई, इनमें सब में देखिए आपको कंडेंसर लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। उसका काम ही यही है कि उस सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट होता नहीं है, क्योंकि उसको सिंगल फेज में पावर क्या मिलती है? घरों में आपकी कौन सी सप्लाई आ रही है? सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में पावर कौन सी मिल रही है? पल्सेटिंग नेचर की। और पल्सेटिंग पावर कभी भी किसी भी मशीन को रोटेट नहीं कर सकती। झटके तो दे सकती है लेकिन रोटेट नहीं कर सकती।
और जबकि आपको पंखा करने लिए झटका चाहिए या कंटिन्यूस रोटेशन चाहिए, कंटिन्यूस रोटेशन चाहिए। टुल्लू पंप से पानी तभी निकलेगा जब वो कंटिन्यू मोटर चले। ठीक है, तो सिंगल फेज एसी की जो पावर होती है वो नेचर में पल्सेटिंग होती है, जबकि थ्री फेज की जो पावर होती है वो नेचर में क्या होती है, पल्सेटिंग की बजाय कंटिन्यूअस पावर होती है। कंटिन्यूअस पावर होती है। ठीक है, तो ये पहला एडवांटेज है थ्री फेज का। दूसरा एडवांटेज क्या है, ग्रेटर आउटपुट। ये तो खैर बताने लायक नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सिंगल फेज में जो पावर रहेगी, आउटपुट रहेगा, उसका 3 टाइम्स आपका थ्री फेज में रहेगा। ठीक है, तो आउटपुट हमेशा ग्रेटर रहेगा। थर्ड, चीपर। चीपर इस वजह से सस्ती क्यों होती है मशीनें, सस्ती इसी वजह से होती हैं क्योंकि इसमें बिकॉज थ्री फेज machines are not require any auxiliary starting system। ये ध्यान रखिएगा, जब हम चीपर की बात करेंगे तो सेम रेटिंग की बात करेंगे। अगर हमें 50 किलोवाट या 5 किलोवाट की मोटर चाहिए, सिंगल फेज थ्री फेज, तो थ्री फेज ज़्यादा सस्ती पड़ेगी सिंगल फेज की बजाय। ठीक है, थ्री फेज का मेंटेनेंस भी कम होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी, जैसे मैं पंखे की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको एडिशनल कंडेंसर चाहिए ही चाहिए। पंखा बाद में फूंकता है, कंडेंसर आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज पंखे की स्पीड धीमी हो जाती है। कहते हैं कि कंडेंसर वीक हो गया, आप इसको चेंज करा लीजिए जब पंखा धीरे धीरे चलता है तो। ठीक है, इस वजह से चीपर होती हैं। सेम रेटिंग की बात करेंगे तब कंपेयर करेंगे। ठीक है, फोर्थ, अगर मैं पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स की बात करूं, पावर ट्रांसमिशन इकोनॉमिक्स की ये कहती है कि अगर सिंगल फेज की पावर हमें ट्रांसमिट करनी है सेम अमाउंट और सेम डिस्टेंस के लिए, तो अगर उसमें कॉपर का वेट W लगता है, तो सेम डिस्टेंस और सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए अगर मैं थ्री फेज सिस्टम यूज करूं तो मुझे W का 3/4 वेट ऑफ कॉपर यूज करना पड़ेगा। मतलब उसका सिंगल फेज के ट्रांसमिशन के लिए जो कॉपर लगेगा उसका 75% ही थ्री फेज में यूज होता है। इसी वजह से जो भी ट्रांसमिशन हम करते हैं, लोकल नहीं, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के, हमेशा क्या यूज करते हैं, थ्री फेज एसी। इससे भी अच्छा आता है HVDC, हाई वोल्टेज DC। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्री फेज में तो आपको 3 वायर चाहिए, लेकिन DC में आपको 2 ही चाहिए। यहाँ पर आपकी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी की वजह से, लेकिन DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। AC में आप आगे पढ़ेंगे हायर स्टडीज़ में, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप एक लॉस पढ़ेंगे, कोरोना लॉस। कोरोना लॉस होता है, कोरोना ये वाला कोरोना नहीं जो अभी तक 2020-21 में कोरोना वायरस आया था। एक प्रकार की लॉस होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कोरोना लॉस। वो केवल और केवल AC में ही होगी, DC में नहीं होती। क्यों, फ्रीक्वेंसी के कारण। तो HVDC का एडवांटेज इस थ्री फेज AC से भी ज़्यादा है, वो जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी आपका फर्स्ट ईयर के हिसाब से थ्री फेज AC हम पढ़ रहे हैं तो वो देख रहे हैं। ठीक, वो फिफ्थ पॉइंट, क्या एडवांटेज है, थ्री फेज रेक्टिफायर सर्विस। सिंगल फेज को अगर मैं रेक्टिफाई करता हूं तो आप पढ़े होंगे, वो एक होता है रिपल फैक्टर।
रिपल फैक्टर इसमें ज़्यादा होता है। रिपल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो हमने रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई का मतलब एसी से डीसी बनाया, तो उस डीसी में प्योर डीसी है या डीसी में कुछ कंपोनेंट एसी भी है। अगर डीसी में कुछ कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट एसी होता है उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो सिंगल फेज एसी का रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है बजाय कि थ्री फेज एसी। इस वजह से थ्री फेज एसी का रेक्टिफिकेशन सर्विस अच्छी होती है, या थ्री फेज रेक्टिफायर कंपेयर टू सिंगल फेज रेक्टिफायर ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा रिपल फैक्टर ज़्यादा होता है। रिपल फैक्टर क्या होता है? एसी को डीसी बनाने के बाद जो डीसी बनी, उस डीसी में एसी का कंपोनेंट कितना है, प्योर तो डीसी होगी नहीं, अगर जो कंपोनेंट एसी का होगा उसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो एसी का कम से कम कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है। 6, मिसलीनियस एडवांटेज। मिसलीनियस एडवांटेज में पहला एडवांटेज तो यही लिखिएगा कि थ्री फेज एसी हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरएमएफ का मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पूरा इंडक्शन, पूरा सिंक्रोनस, सब मशीनें इसी कॉन्सेप्ट पर चलती हैं, आरएमएफ पर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा। दूसरा, थ्री फेज मोटर्स आर मोर एफिशिएंट, मतलब कम खर्च करके हम ज़्यादा काम ले सकते हैं सेम लेवल का। मोर एफिशिएंट, एंड यहाँ पर पावर फैक्टर भी इनका हाई होता है, हाई पावर फैक्टर कंपेयर टू सिंगल फेज। इसी कारण से पूरी इंडस्ट्री थ्री फेज पर चलती है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं तीन कॉइल का वोल्टेज लिख रहा हूं, यह है आर फेज, यह है वाई फेज और यह है बी फेज। अगर मैं आर फेज की इक्वेशन लिखूं, ई एम साइन ओमेगा टी, ई वाई ई एम साइन ओमेगा टी -120, और ई बी ई एम साइन ओमेगा टी +120। अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, फेजर सम, मैंने यहां पर वोल्टेज लिया है, आप करंट भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको कुछ रिजल्ट बताना चाह रहा हूं, इस वजह से मैंने इसको लिखा। मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, तो मैग्नीट्यूड बाहर ले लीजिए, वैल्यू रखिए साइन ओमेगा टी -120 और फिर साइन ओमेगा टी +120 ई एम। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ई एम साइन ओमेगा टी +2 साइन ओमेगा टी कॉस 120
cos 120 की वैल्यू sin ओमेगा टी +2 sin ओमेगा टी, cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 0। तो याद रखिएगा बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम में एट एनी इंस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन टी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टी कुछ भी हो आपका 0 आएगा। एट एनी इंस्टेंट फेजर सम ऑफ ऑल फेज वोल्टेजेस और करंट्स, यही बात करंट पर भी लागू होती है, इज 0। किसी भी इंस्टेंट पर आप उनका बैलेंस्ड, ये ध्यान रखिएगा, ये कंपलसरी बैलेंस्ड, अगर बैलेंस नहीं है तो ईएम आप कॉमन नहीं लेंगे, और जब कॉमन नहीं लेंगे तो अलग अलग लेंगे तो कभी भी साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0 तो नहीं आएगी। बैलेंस्ड में ही 0 आ रहा है, तो बैलेंस्ड में किसी भी इंस्टेंट पर आप चाहे आप वोल्टेज का फेजर सम ले लें चाहे करंट का ले लें, उनका जो फेजर सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा, कन्फर्म है 0 आएगा। और यहीं से आप कंक्लूजन भी नोट कर लीजिएगा कि जब 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस्ड हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा, कन्फर्म है ये 0 आएगा, ये मैंने आपको शो करके दिखा दिया प्रूफ करके, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, बैलेंस, बैलेंस का मतलब कि 3 के तीनों वोल्टेज या 3 के तीनों फेज या 3 की तीनों फेज की क्वाइल हमेशा आइडेंटिकल होंगी, मतलब वो बैलेंस्ड है सिस्टम। अगर अनबैलेंस्ड है तब ये बात सही नहीं होगी, कुछ नहीं बता रहा तो हमेशा आप बैलेंस्ड मानकर ही चलेंगे, ठीक है। अब कुछ अजीब सी बात है, अजीब सी बात यह है कि जब आपने देख लिया कि 3 फेज जो कि किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो क्या मिल रही है, नेट वैल्यू क्या मिल रही है 0। ये है ई आर, ये है ई वाई 120 डिग्री लैग कर रहा है, और ये है लीड कर रहा है। किसी भी इंस्टेंट पर आप निकाल कर देख लीजिए, नेट एरिया इनका 0 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मिला करके 0 आ जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब किसी भी इंस्टेंट पर इनकी वैल्यू फेजर सम 0 आ रहा है तो क्या 3 फेज मशीन जो होती हैं, 3 फेज जनरेटर जो होते हैं, 3 फेज मोटर जो होती हैं, मोटर तो चलिए हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन क्या 3 फेज जनरेटर का आउटपुट पावर कुछ आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हम जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। जब 3 फेज का नेट इंस्टेंट में किसी भी इंस्टेंट पर आप फेजर सम निकालेंगे वो 0 आएगा, तो मशीन का आउटपुट हमें कहाँ से मिल रहा है, लाइट पंखे कहाँ से चल रहे हैं, ये जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, अगर पावर नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ है जो कि ये बता रही है कि किसी भी इंस्टेंट पर बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई का चाहे आप करंट देखिए चाहे वोल्टेज देखिए, वो फेजर सम हमेशा 0 आएगा, नेट आउटपुट हमेशा 0 आएगा। तो नेट आउटपुट मिल कहाँ से रहा है, पावर जनरेट कहाँ से हो रही है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप आगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या जिसको इंटरेस्ट होगा वो ढूंढेगा।
ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी छोटे मोटे नहीं, ईएस लेवल का, कि जब थ्री फेज सिस्टम में फेजर सम किसी भी इंस्टेंट पर आप बैलेंस सप्लाई का ले रहे हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, वो जीरो आ रहा है, तो थ्री फेज मशीन पावर कैसे जनरेट कर रही है। ठीक, लॉजिकल है या नहीं? बिल्कुल है। अब देखते हैं थ्री फेज कनेक्शन। थ्री फेज कनेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक है स्टार, या इसी को बोलते हैं वाई कनेक्शन। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, वाई की तरह, ठीक है। और दूसरा है डेल्टा, डेल्टा कनेक्शन। इनको बारी बारी से देख लेते हैं कि क्या है कहानी इनकी। सबसे पहले देख रहे हैं स्टार कनेक्शन। ये तीन कॉइल कुछ इस तरीके से जुड़ी हैं। ठीक, इनका एक कॉमन पॉइंट बना दीजिए, कॉमन पॉइंट यहां से बाहर निकाल दीजिए। ये है न्यूट्रल, ये है आर फेज। कुछ नहीं पता तो मैं क्लॉकवाइज में आर वाई बी ही लेता हूं, आप कोई भी नोटेशन फॉलो कर सकते हैं, आर वाई बी। अगर मैं यहां से करंट बाहर निकालता हूं तीनों कॉइल से, ये है आर, ये है बी, और ये है, सॉरी, ये है वाई, ये है बी। ये जो कॉइल है, यहां पर जो करंट फ्लो होती है, इसको बोलते हैं फेज। क्या करते हैं? फेज। तो इसको बोलेंगे फेज करंट। जो यहां पर ये जो प्लेन लाइन दिख रही है आपको, यहां पर जो करंट जाएगी उसको बोलेंगे लाइन करंट। फेज और लाइन करंट कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। जो कॉइल में बह रही है वो फेज है, जो प्लेन लाइन पर चल रही है वो लाइन है। अभी के लिए आप यही समझेंगे। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। ये नोटेशन फिक्स हैं। दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। दो फेज, सॉरी, जो कॉइल में बह रहा है, वो कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज है, सॉरी, करंट फ्लो होती है, वोल्टेज नहीं फ्लो होता है। तो करंट जो है वो फेज करंट है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है फेज वोल्टेज। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो करंट यहां से निकलेगी या यहां पर फ्लो हो रही है वही करंट लाइन पर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर मैं लाइन वोल्टेज की बात करूं तो लाइन वोल्टेज तीन होंगे। एक तो होगा आर और वाई के बीच में, दूसरा होगा वाई और बी के बीच में, और तीसरा होगा बी और आर के बीच में। अब देखिए, ये वी आर वाई का क्या मतलब है? वी आर माइनस वी वाई, दोनों का डिफरेंस है ये फेजर डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। फेज डिफरेंस होता है, फेजर डिफरेंस, अलजेब्रिक डिफरेंस नहीं होता। मतलब आपको मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के साथ चलना है। इसी तरह ये जो वी वाई बी है, ये क्या है? वी वाई माइनस वी बी,
वी बी आर क्या है? वी बी माइनस वी आर। ठीक है। अगर आप थोड़ा और इसको इलेबोरेट करें, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं वी आर वाई लिखता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ वी आर एन माइनस वी वाई एन। आर और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है और वाई और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है उनका डिफरेंस। इसी तरह वी वाई बी ये भी लिख सकते हैं वाई एन माइनस वी एन। वी बी आर वी बी एन माइनस वी, ये भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसका क्या बनाता हूं, फेज डायग्राम, ये बना है फिगर, इसी के बेसिस पर बना लेता हूं। ये है आपका वी आर, इधर है वी वाई और ये है वी बी, फेजर है। अगर मैं वी बी को इधर ले, देखिए इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, सबके बीच में 120 है। अगर मैं वी बी को इधर ले जाता हूं तो ये माइनस वी बी है। अगर मैं वी वाई को उधर ले जाता हूं रिवर्स डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा माइनस वी वाई। अगर मैं वी आर को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा माइनस वी आर। कोई दिक्कत? देखिए ये सब बैलेंस्ड है। अगर ये 120 है तो अगर वी बी उधर गया तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60, ये वाला एंगल भी हो जाएगा 60। कोई दिक्कत तो है नहीं? जैसी दिक्कत हो बताइएगा, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब ध्यान से देखिए वी आर वाई, वी आर वाई है क्या? वी आर और वी वाई यही तो है ना, तो इनका ये आ गया। आप अगर दो वेक्टर हैं ए और बी और आपसे कहा जा रहा है ए प्लस बी निकालिए, तो आप क्या करते हैं? ए प्लस बी का मतलब ये है कि एक वेक्टर, ये बी है वेक्टर, ये यहां से शुरू हो रहा है, दोनों यहीं से शुरू हो रहा है। ए प्लस बी का मतलब ये है कि जहां पर ए खत्म हो रहा है बी को वहां से उठाइए, यहां पर रख दीजिए जहां से ए खत्म हो रहा, तो ये बन गया बी। और इन दोनों को इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट को जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है ए प्लस बी। यही होता है। ठीक वैसे ही वहां पर देखिए कुछ ऐसा है, ये है वी आर, ये है वी वाई और ये है वी बी, ये फेजर है। हमने वी वाई को इधर ले गए तो ये हो गया माइनस वी वाई। क्यों ले गए? ताकि मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। ये क्या लिखा है? वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई, यही लिखा है। तो वी आर और वी वाई, वी आर और माइनस वी वाई, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ऐसा क्यों जाएगा? क्योंकि ये वाला वेक्टर उठा करके इधर रख दीजिए या ये वाला वेक्टर उठाकर इधर रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो बना ये वी आर वाई होगा, लाइन वोल्टेज। ये था कितना? टोटल था ये 120। जब वी वाई उधर गया तो ये हो गया 60 और 60 के बाद भी ये हो गया कितना? 30। तो वी आर वाई इज इक्वल टू वी आर माइनस वी वाई। अब ध्यान से देखिए ये माइनस वी वाई ये पूरा एक वेक्टर है, फेजर है। ये पूरा का पूरा एक फेजर है। अब ये दो फेजर का आपको सम करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो दो, अगर ए और बी दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उनके बीच में जो एंगल है वो। अब अगर मैं, ये है क्या? वी आर वाई का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट
वी आर का स्क्वायर माइनस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी वाई कॉस, इनके बीच में एंगल क्या है वी आर और माइनस वी वाई के बीच में 60 डिग्री, कॉस 60। कोई दिक्कत? अब देखिए आर क्या है, फेज वोल्टेज ही है, तीनों कॉइल आइडेंटिकल हैं, तो इसको मैं लिखता हूं फेज वोल्टेज, इसको भी फेज वोल्टेज प्लस 2 वी पी स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ये क्या है लाइन, तो वी एल इज इक्वल टू क्या मिला, √3 VP। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार केस में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, मतलब लाइन वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर लाइन करंट लाइन वोल्टेज मिल गया तो क्या मैं पावर निकाल सकता हूं? पावर 3 पावर निकलेगी। अगर मैं वाटेज में निकालता हूं एक्टिव पावर P, तो P कितने फेज हैं? 3। एक फेज का वोल्टेज लिखिए, एक फेज की करंट लिखिए और दोनों के बीच का एंगल लिखिए। ये जो फाई है ये क्या है? एंगल बिटवीन VP एंड IP, फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में एंगल। क्यों? क्योंकि लोड हमेशा फेज के क्रॉस होकर के फिर लाइन पर जाएगा। कॉइल जो हैं वाइंडिंग जो हो रखी है वो फेज की हो रखी है, तो ये जो फाई है हमेशा फेज का होगा, लाइन का नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो P इज इक्वल टू 3, VP की वैल्यू रख दीजिए VL/√3, IP की वैल्यू IL के इक्वल है इंटू कॉस फाई। तो यहां से क्या मिला, 3 फेज पावर इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। यहां भी इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखना है कि फाई वही है जो यहां पर था, ऐसा नहीं है कि फाई यहां पर कर दीजिएगा VL और IL के बीच का है, नहीं, फाई हमेशा किसके बीच का है? VP और IP के बीच का एंगल, फेज। ठीक है, लाइन का नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर पावर मिल गया आपको, एक्टिव पावर मिल गया, तो रिएक्टिव पावर भी मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉस की जगह साइन लगा देना। और अगर ये मिल गया तो अपेरेंट पावर भी मिल जाएगा, √P² प्लस Q²। तो क्या हो जाए है, √3 VL IL। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो स्टार कनेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो ये, दूसरा ये जो अभी मैंने बनाया था। ये है R, ये है Y, ये है B, ये है न्यूट्रल। इसको बोलते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम। इसमें न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल नहीं होता। और ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम, इसमें न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होना ना होना, क्या फायदा है क्या नुकसान है, ये आगे की कहानी है। थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। ये जो न्यूट्रल होता है, जिस जो न्यूट्रल होने वाला सिस्टम है, ये कहां पर यूज होता है? ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है। आप देखते हैं कि पावर ट्रांसमिशन तो 3 फेज से हो रहा है, 3 वायर जाएंगे आपको दिखेंगे। ये जो लाइनें आप ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं उसमें या तो 3 होंगे या 3 के मल्टीपल में होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, ऐसे। सबसे ऊपर वाला जो वायर होता है वो न्यूट्रल नहीं होता, वो होता है अर्थ। ठीक, जो बड़ी बड़ी लार्ज ट्रांसमिशन लाइन होती हैं 33, 66 ये सब।
जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ से आपको ट्रांसफार्मर से के बाद से सप्लाई आती है, इंडस्ट्री हो घर हो, तो उनमें हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल साथ में चलता है। तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हमें चाहिए ही चाहिए। घरों में भी सिंगल फेज सप्लाई होती है जिसमें से एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए हमेशा 3 वायर सिस्टम यूज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन 3 कॉइल वही हैं जो पहले थी। आर वाई, इसके क्रॉस जो भी होगा वो फेज होगा, इसके क्रॉस जो भी होगा वो लाइन होगा। ये इस फेज के पैरेलल है, ये इस फेज के पैरेलल है, और बी और आर के पैरेलल ये वाला फेज है। तो डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं। स्टार में क्या था? लाइन करंट और फेज करंट बराबर थी। ठीक है, कैसे बराबर होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब जरा आते हैं करंट के। अगर मैं ये वाली करंट इधर से इधर सपोज मैं जा रहा हूं, तो मैं इसको लिखता हूं आर से वाई, वाई से आर, वाई से आर की तरफ। ये कहां से कहां तक जा रही है? आर से बी की तरफ। और ये करंट मान लेते हैं कहां से कहां तक जा रही है? बी से वाई की तरफ। मैंने ऐसे माना, आप उल्टा भी मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से जो करंट निकल रही है वो मान लेते हैं आर फेज से आई आर निकल रही है, इधर से आई वाई निकल रही है, और इधर से आई बी निकल रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां पर केसीएल लगाऊं तो आई आर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। यहां पर कौन कौन सी करंट आ रही है? आई वाई आर। और जा कौन सी रही है? आई आर बी। ये फेजर सम होगा, मतलब फेजर डिफरेंस या फेजर सम, कुछ भी आप कहिए। इसी तरह अगर मैं आई वाई की बात करूं, देखिए ये है क्या? ये लाइन करंट है। और ये क्या है? ये दोनों फेज करंट है। फेज करंट। आई वाई की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा? आने वाली करंट है आई बी वाई, और जाने वाली करंट है आई वाई आर। इसी तरह आई बी की बात मैं करूंगा तो आने वाली करंट है आई आर बी, और जाने वाली करंट है आई बी वाई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आने वाली जाने वाली, बस और सिर्फ हर एक पॉइंट पर केसीएल लगाते रहिए, अपने आप पता चल जाएगा। चलिए जरा मैं इनकी फेजर डायग्राम की बात करता हूं। केवल और केवल ध्यान से देखिए, आई वाई आर ऐसे गया है, ये गया है आई वाई आर। आई आर बी ऐसे आया है, तो ये है आई आर बी। आई बी वाई हॉरिजॉन्टल है, तो ये है आई बी वाई। रटिएगा नहीं, बस केवल बनाना सीखिए। इनकी लेंथ इक्वल बनाइएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी रहें समझने में और फेजर भी आसानी से बन जाए। अब आई वाई आर है, आई वाई आर है, आई आर बी को रिवर्स कीजिए, ये है माइनस आई आर बी। मैं एक मुझे लेकर के बताना है, इस वजह से मैं आपको पहले इक्वेशन से ही कर रहा हूं। आप किसी भी इक्वेशन से लेकर चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने फेजर को रिवर्स किया, ये माइनस बन गया।
वही सेम चीज इन तीनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 120 डिग्री का। तो इनके ये जो बीच में गए, ये कितने और इनके इनके बीच में 120 को इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो ये 60 है, ये 60। अब वाई आर और आई आर बी इनका डिफरेंस इधर आएगा, तो ये होगा क्या, आई आर। तो आई आर क्या मिला, आई वाई आर प्लस माइनस आई आर बी। वही चीज मैग्नीट्यूड निकालिए, अंडर रूट आई वाई आर स्क्वायर आई आर बी का स्क्वायर प्लस 2 आई वाई आर बी कॉस, इनके बीच का एंगल कितना है, 60। ये फेज करंट हैं, सब आइडेंटिकल हैं, तो आई पी का स्क्वायर प्लस 2 आई पी स्क्वायर कॉस 60 का मतलब 1/2। ये है लाइन करंट, तो यहां से क्या रिलेशन मिल गया, आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी। वहां पर क्या मिला था, आई एल इज इक्वल टू आई पी और वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी। यहां पर लाइन करंट हमेशा फेज करंट का √3 टाइम्स होगी, लाइन करंट ज्यादा होती है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, ये हो गया पावर। पावर आप निकाल लीजिएगा, यही आ जाएगा जो पहले था, √3 पी एल आई एल कॉस फाई। फाई यहां पर वही है जो पहले था, वीपी और आईपी के बीच का एंगल। जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। यहां पर कहाँ है फेजर डायग्राम इसका, मिला, ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये कि ये है फेज वोल्टेज और ये है लाइन वोल्टेज। स्टार की बात चल रही है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहां पर लिख लीजिएगा कि लाइन वोल्टेज लीड्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज लीड कर रहा है, कहां पर, स्टार में। या ये कहिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से लैग करेगा, कितना, 30 डिग्री। मतलब फेज लैग करेगा, जो क्लॉकवाइज में होता है वो लैग करता है। किससे लैग करता है, जिसके वो क्लॉकवाइज में है। फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के क्लॉकवाइज में है, कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो फेज वोल्टेज लैग कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो लीड करता है, किससे लीड करता है, जिसके वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के एंटी क्लॉकवाइज है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। इस वजह से लाइन वोल्टेज लीड कर रहा है फेज वोल्टेज से 30 डिग्री पर। लेकिन डेल्टा में जरा देखिए, ये है डेल्टा। डेल्टा में देखिए, ये आपकी लाइन करंट निकली और ये है फेज करंट। पॉजिटिव वाला ही देखिएगा, इसी वजह पॉजिटिव से ही रेफरेंस लेते हैं। वहां पर माइनस वीपी मत देखिएगा, यहां पर भी माइनस ये वाली नहीं देखना है। ये है फेज करंट, ये है लाइन करंट। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा, 30 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि लाइन करंट लैग्स फेज करंट बाय 30 डिग्री। लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रही है। क्यों, लैग का मतलब ही है कि लाइन करंट हमेशा फेज करंट के 30 डिग्री क्लॉकवाइज में पड़ेगी। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो बताइए। स्टार और डेल्टा का डेरिवेशन जरूर आएगा, जरूर ध्यान से रख करके जाइएगा। पावर निकालना जरूर आ जाएगा। कॉस फाई इसके न्यूमेरिकल में कराऊंगा। कॉस फाई में गलती होगी आपसे कि फाई क्या लें, तो हमेशा फेज का लेते हैं, चाहे वो स्टार हो चाहे डेल्टा हो। फेज करंट और फेज वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है, लाइन का कभी भी एंगल नहीं लेते। ठीक है, कहानी समझ में आ गई।
अब आपका एक टॉपिक और है कि 3 फेज में पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी आप यही रिवाइज कर लीजिए, ये 4 पॉइंट दोनों में लिख लीजिएगा। पहली बात, स्टार के केस में अगर मैं कंक्लूड करूं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज, यहां पर VL इज इक्वल टू VP, IL इज इक्वल टू √3 IP, पावर √3 VL IL cos फाई, यहाँ पर भी पावर √3 VL IL cos फाई। ठीक, या ये कहिए 3 VP IP cos फाई, यहाँ भी यही लिख सकते हैं 3 VP IP cos फाई। फाई क्या है? एंगल बिटवीन VP एंड IP। ये फाई यहाँ भी यही है, यही यहाँ भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर क्या था? लाइन वोल्टेज लीड्स फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री। लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से लीड कर रहा था। यहाँ पर क्या है? लाइन वोल्टेज, वो लाइन करंट लैग्स फेज करंट बाय 30 डिग्री। यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है, यहाँ पर करंट लैग करती है। ठीक, 30 डिग्री। ठीक है, इनका कॉन्सिक्वेंस, इनका जो रिजल्ट है, ये क्यों ऐसा होने के का मतलब ऐसा होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज, खास करके 2 वाट मीटर मेथड, वो बहुत ही आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।